सुप्रीम कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए, इस मांग वाली याचिका पर सुनवाई लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस पर औपचारिक आर्ग्यूमेंट की शुरुआत करेगा। इस बीच हम देश से यह सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश में कोविड जैसे हालात हैं, 1 अनार 100 बीमार है, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों न बने। इसी पर हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण गोयल जी हैं, हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, मेरे साथ यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी हैं जो कि एक हिंदू धर्म गुरु हैं और उनकी बहुत अच्छी स्टडी है जनसंख्या नियंत्रण के मामले में और विश्व की डेमोग्राफी कैसे बदली इसके मामले में भी। थोड़ी देर में हम इरफा जान जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, लॉ की विद्यार्थी हैं और बहुत ही कन्विंसिंग के साथ अपने आर्गुमेंट्स रखती हैं। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले सीधे चलता हूं अभिनव श्रीवास्तव के पास। मेरे दर्शक कानपुर से जुड़ गए हैं। अभिनव, आपसे जानना चाहता हूं, क्या कानून की जरूरत महसूस होती है आपको, खास तौर पर अब जब कोविड आ गया है, जब हमको पता है कि किस तरह से 1 अनार 100 बीमार वाली हालत है? जी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बिल्कुल बनाना चाहिए। हमारा देश में 1951 से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाए गए हैं, कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन वर्तमान में ये स्थिति है कि जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, जनसंख्या नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। आप वर्तमान में देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोरोना संक्रमण देश में फैला हुआ है और अधिक जनसंख्या होने की वजह से ही इसका संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारे देश में कई पार्टियां हैं, कई राजनेता हैं, हर बार कानून आता है, कोई भी कानून होता है तो उसके विरोध में कई लोग खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सबको साथ में आके जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाना चाहिए। ठीक है, सीधे चलता हूं मैं महाराज जी के पास। महाराज जी, मौलाना साजिद रशीदी जी के पूरे आर्गुमेंट आपने सुने, फिर मैं गोपाल अग्रवाल जी को लूंगा और साथ ही साथ अश्विनी उपाध्याय जी को। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मौलाना साजिद रशीदी साहब क्यों अड़ंगा लगाना चाहते हैं इस कानून में? आपका क्या विश्लेषण है? मौलाना साहब को दिखाइएगा साथ में। देखिए, मौलाना रशीदी जी का जो ये खुदा है, जो वो कह रहे हैं कि सबको खाने के लिए खुदा देता है, मैं भी मानता हूं कि भगवान देता है, लेकिन भगवान किसी को निमित्त बनाता है। और आपने जो दीपक जी बिल्कुल बात उठाई थी कि 10,000 रुपए हैं, 2 बच्चे अच्छी तरह पलेंगे या 10 बच्चे अच्छी तरह पलेंगे, उसमें इनका मौलाना जी का ये है कि ये तो अपने यहाँ कम बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन भाई ये तो हमसे पूछो ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा भाई साहब, ये हमसे पूछो। 5 साल के बच्चे, ये आप थोड़ा ही बताएंगे। अरे मौलाना साहब, आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए उनको। मौलाना जी चुप। अरे ये तो हमसे पूछो जिनके बच्चे हैं, आप थोड़े बताएंगे कि बच्चों का लालन पोषण कैसे होगा? हम बताएंगे ना सर, हम बताएंगे जिसके बच्चे हैं। आप कहां से बचाएं? आपको तो पता ही नहीं घर कैसे चलता है, आपको तो पता ही नहीं घर कैसे चलता है, बच्चे कैसे पैदा, आपको पता नहीं है ना। हम बताएंगे इसको, सड़क पर फेंक देते हैं भाई साहब, हम बताएंगे इसको। मजदूरी करने के लिए, डकैत। अरे मेरे भाई, हम बताएंगे इसको। आपसे कोई खाने के लिए मांगने के लिए नहीं आता। बता सकते हो भाई? आपकी जो पीड़ा है वो मुसलमान है, आपकी पीड़ा जनसंख्या नहीं, आपकी पीड़ा मुसलमान है। आपने बोल भी दिया, साफ लफ्जों में आपने बोल दिया कि आपकी पीड़ा मुसलमान है। आपके अंदर जितना जहर है मुसलमान की तरफ से, आपको तो पंडित जी कहते हुए मुझे शर्म आती है। इतना जहर पंडित के अंदर नहीं हो सकता, इतना जहर धर्मगुरु के अंदर नहीं हो सकता। आप धर्मगुरु नहीं है, आप तो विश्व गुरु हैं, आप विश्व गुरु हैं, आपके अंदर तो जहर ही जहर है। चलिए, आपकी एक धर्मगुरु की बात सुनाता हूं। मौलाना साजिद रशीदी, आपने कहा ना धर्मगुरु के अंदर जहर नहीं हो सकता, आपको एक धर्मगुरु की बात सुनाता हूं। रुक जाइए, डिबेट से थोड़ा अलग हटेंगे, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी को फ्रेम में रखो और जाकिर नाइक की वो बाइट निकालो जो मैंने आपको दी थी। मौलाना साहब धर्मगुरु है ना, जहर उगल रहे हैं, धर्मगुरु के मन में जहर नहीं होता, लेकिन मुसलमानों के तथाकथित धर्मगुरुओं के मन में कितना जहर होता है? आप जब तैयार होगा मुझे बताइएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है मेरे पास, वो भी ब्रेकिंग न्यूज के बाद में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, चुमार में चीन ने आज फिर घुसपैठ की नाकाम कोशिश की, ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन क्या जाकिर नाइक का बाइट हमारे पास रेडी है? ठीक है, सुनिए मौलाना साजिद रशीदी, इसके बाद मैं चाइना पर जाऊंगा। मौलाना साजिद रशीदी, धर्मगुरु के मन में कोई जहर नहीं होता, सुनिए क्या कह रहे हैं आपके प्रिय जाकिर नाइक। Do you know that we Muslims, alhamdulillah, according to the official statistics of the Indian government, more than 10 years back, it says that Muslims are 14.2%. And a few years back, they said that we are more than 200 million Muslims in India.
And I'm aware that they are not counting many Muslims in Assam and many parts of India. Actually, according to me, the Muslims will be close to 250 to 300 million in India. The actual figure. The government suppresses the figure. Officially, Indonesia is considered as a country which has the maximum number of Muslims, about 240 million Muslims. But according to me, number one in the world, the country which has maximum number of Muslims, it is India. ठीक है, मैं अब इस बहस को रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, फिर कभी इस बहस को करेंगे। गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा है जुड़ी हुई है, इरफा भी जुड़ी हुई है। 3 दिन में चीनी घुसपैठ की तीसरी कोशिश नाकाम। चुमार इलाके में आज पीए लेने की घुसपैठ की कोशिश, 7 से 8 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ घुसपैठ की कोशिश हुई। भारतीय सेना को देखकर भागी शी जिनपिंग की फौज। तो 28 और 29 की रात की दरमियान हुआ और उसके बाद कल रात में भी 3 दिन में चीनी घुसपैठ की तीसरी कोशिश नाकाम हुई है। कल रात, उससे पहली वाली रात और उससे पहली वाली रात। सीधे चलता हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास। मैं चाहता हूं एक डिफेंस एक्सपर्ट का फोन भी अगर आप मुझे लेकर दे सकते हैं तो लेकर दे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, इसका सॉल्यूशन क्या? विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर ये बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं। चीन के लिए भारत के पास क्या जवाब है? बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर गोपाल जी आप क्या बोलेंगे? देखिए, चीन के लिए जो बॉर्डर पे हो रहा है, 3 लेवल पे हम लोग चीन के लिए इसके साथ काम कर रहे हैं। एक तो जो बॉर्डर पे है लद्दाख और उसके आसपास के जो एरियाज हैं, उस पे हमारी तीनों सेनाएं मुस्तैदी से वहां पे एयरफोर्स और जो आर्मी है वह पूरी तरह से चीन को काउंटर करने के लिए पूरी तैयारी के साथ खड़े हो रहे हैं। और सरकार का है जो उन्होंने खुली छूट दे रखी है कि ग्राउंड लेवल पे जो आपको लगे और भारत की अखंडता संप्रभुता को रक्षा करने के लिए जो भी लगे, आप पूरी तरह से खुली छूट है। तो एक तो आर्मी को और एयरफोर्स को वहां पे छूट है। दूसरा, जो आर्मी की प्रिपेयर्डनेस है, चाहे राफेल को लेना या डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदना, वो सरकार पूरी तरह से उसकी तैयारी कई वर्षों से कर रही है और वह भी काफी तेजी से चल रही है। तीसरा, वहां पे जो है बॉर्डर के लिए जो रोड्स बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना, ब्रिजेस बनाना है, उसमें पिछले 7 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। जो पिछले 30 साल से 62 और उसके बाद से पूरी तरह से बंद था और चीन अपनी तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह क्रिएट कर रहा था। हम लोगों ने उसको बहुत तेजी से काम किया और आगे भी तेजी से काम कर रहे हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक लेवल के लिए आपको रोकूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कवर करते हैं, मधुरेंद्र, वो जुड़ गए। सीधे मधुरेंद्र, क्यों हुआ ऐसा और क्यों बार बार रिपीटेड ऑफेंसिव हरकतें कर रहा है चाइना? क्या एनालिसिस है मधुरेंद्र इस पूरे मसले पर आपका? देखिए, चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, हम जान रहे हैं, लेकिन जो 28 और 29 के रात की घटना हुई उससे चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और इसीलिए 31 तारीख को भी उसने अटेम्प्ट किया और पेंगोंग के इलाके में जब अटेम्प्ट फेल कर गया तो उसने अब एक नया इलाका चुना और ये चुमार का इलाका है। खासतौर पे अक्रॉस द बॉर्डर जो है चेपुजी कैंप है जो चीन की साइड में है और वहां से 7 से 8 लगभग बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जो है एक हाफ पलटन उसकी मूव करी और जिसे लोकेट करने के बाद जो इंडियन फोर्सेज है और उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को इस मोड में तैनात कर लिया कि अगर और आगे बढ़े तो फायर शुरू हो जाएगा। और ऐसी स्थिति को देखते हुए फिर चीनी वापस लौटे और फिर एक तरह से कह सकते हैं कि एक और ट्रांसग्रेशन जो है वो फेल हुआ चीन का। ठीक है, सीधे मधुरेंद्र जुड़े रहिए आप हमारे साथ। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जनरल बख्शी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों कर रहा है बार बार चीन ऐसा और आपके हिसाब से अब भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि 5 महीने हमने शांति का हर प्रयास कर लिया। ब्रिगेड कमांडर लेवल पे बातचीत, डेव कमांडर लेवल पे बातचीत, कोर कमांडर लेवल पे बातचीत, डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल, बातचीत करते करते हमारे तो मुंह ढीले हो गए साहब। लेकिन चीन का रवैया वही का वही है, साफ उससे जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं आपको छेड़ता रहेगा। अब मेरा कहना ये है कि कब, कहां और कैसे चीन हमको तंग करेगा, नए नए इलाकों में छेड़खानी करेगा, ये चीन की ही चॉइस क्यों होनी चाहिए? सारा इनिशिएटिव क्यों चीन के हाथों हम दे रहे हैं? क्यों हम केवल रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ जी, हमने यहाँ रोक दिया, वहां रोक दिया, वहां रोक दिया, ढाल ढाल ढाल। अब तलवार भी इस्तेमाल करने का समय आ गया है और जो पहले तलवार इस्तेमाल करेगा एडवांटेज इसको रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं और मेरी व्यक्तिगत राय है
कि हमको अब सख्त एक्शन लेना चाहिए, जिससे चीन को भारी धक्का लगे और उसको समझ आ जाए कि ये कोई मजाक नहीं, ये कोई तमाशा नहीं कि आप जब चाहे यहाँ दादागिरी करते फिरो, और वो युद्ध में परिवर्तित नहीं होगी कि दूसरे इतने भयभीत है चीन की ताकत से कि वो डर के मारे कुछ नहीं करेंगे, थूका चाट लेंगे। ये ठीक है, बकवास है। मैं एक बात और समझना चाहता हूं जनरल बख्शी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में सैन्य प्रिपरेशन की जरूरत तो होती है, जो हमारी भारतीय सेना की हमेशा से होती है। अप टू द मार्क भारतीय सेना मानी जाती है और बहुत विश्व में इसकी प्रतिष्ठा है। ऐसे समय जब चाइना पर आरोप लगा हो कि कोविड-19 उसने फैलाया, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हो वुहान वायरस, इसके अलावा जब दुनिया के जितने भी अल्टरनेट देख लें आप, अन्य देशों के फॉर्मेशन देख लें, पाकिस्तान के अलावा चाइना के साथ कोई नहीं है। क्या ये भारत के पास सबसे बेहतर परिस्थिति है कि अब चीन के साथ एक लड़ाई लड़ ली जाए, जिसमें यह भी तय हो जाए कि दबदबा इस इलाके में किसका रहेगा, किसके पास ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट है, कितने लोग ज्यादा खड़े हो सकते हैं भारत के साथ? मैं साफ बात कह रहा हूं कि आपको इससे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय समीकरण नहीं मिल सकता। अमेरिका आपके साथ, जापान आपके साथ, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, पूरा यूरोप, इजराइल, रूस और यहाँ तक आपके पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया के देश शामिल, वियतनाम शामिल, आपका फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि, ये सब आपके साथ है। ताइवान आपके साथ है। पाकिस्तान जो कि बिका हुआ है चीन को, अब बिकाऊ हो गया है, औरतें भी सप्लाई करने लग गया है चीनियों के लिए, दलाली पे आ गया है। और एक उसने नया मोहरा पकड़ा है, चीन की जो एम्बेसडर साहिबा है, अपने चाम से उन्होंने वहां पे ओली साहब को पकड़ लिया है, एक ग्रेट योद्धा ओली जो चीन की तरफ है। ये दोनों देश बेवकूफी कर रहे हैं और उनको रियलाइज हो रहा है कि चीन अलग थलग पड़ गया है। पूरी दुनिया को उसने कोविड फैलाई है, इसमें शक क्या है? पूरी दुनिया उससे कुपित और खफा है। ठीक है, दुनिया देख रही कि कौन देश हिम्मत दिखाएगा चीन की दादागिरी को टेक ऑन करने फ्रंटली, और भारत को ये करना चाहिए। हम सक्षम है, हम युवा पीढ़ी। ठीक है, सीधे चलता हूं इरफा से, एक क्विक कमेंट लेता हूं। इरफा, अफसोस हमको विषय से सॉरी, इरफा का फोन कट गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज जिस हम जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे थे, उस पर देश का मूड क्या है। देश क्या कहता है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक प्रॉपर व्यापक कानून केंद्र स्तर पर बनना चाहिए, इस पर देश की क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर बातचीत चल रही है। हाँ कहते हैं 93% लोग और नहीं कहते हैं 7% लोग। तो आप देख सकते हैं देश का 90% से बहुमत से बहुत ज्यादा लोग ये मानते हैं कि जी हाँ, एक अनार 100 बीमार की गिरफ्तारी को रोकने के लिए हमको देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए।